नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे अपनी क्लासेस जागृति क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 4 से 5 क्लासेस में मौर्य काल को कंप्लीट किया है। ठीक है, कितनी क्लासेस लगी हैं? 4 to 5 क्लासेस इसमें लगी हैं और मौर्य काल का कोई भी भाग इसमें छूटा नहीं। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? एमसीक्यूज किया था। लगभग 30 एमसीक्यूज थे। ठीक है, और ये एमसीक्यूज जो मैंने पढ़ाया था उसी बेस पर बनाया गया था और उस पर कोई भी आपका यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो, आपका सारा उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको लास्ट क्लास को जरूर देखिए और कोई भी डाउट हो आप लोगों को हमको बताइए। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। आज की क्लास पर थोड़ा बैकग्राउंड पर चर्चा कर ले। मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ था। बृहद्रथ का जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण था। बृहद्रथ जो था वो बौद्ध था या जैन मतावलंबी थे लोग। तो मौर्य काल में जितने भी शासक हुए आमतौर पर बौद्ध या जैन मतावलंबी हुए। बिंदुसार आजीवक भी था। तो कुल मिलाकर असनातनी या श्रमण संप्रदायों को या नास्तिक संप्रदायों का उदय इस समय हुआ था। तो इस बात से लेकर ब्राह्मण धर्म के जो अनुयायी थे, वैदिक धर्म के जो अनुयायी थे, वो क्या हुए? थोड़े से असहज हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे धर्म को उतना प्रश्रय और संरक्षण न मिले तो वो विलुप्त ना हो जाए। तो इससे भी कुछ प्रेरित था पुष्यमित्र शुंग। और दूसरी चीज, अगर ये धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये है। बाकी अगर प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये है कि बृहद्रथ बहुत ही कमजोर शासक था और उसके शासनकाल में मौर्योत्तर मतलब लास्ट मौर्य के पीरियड टाइम में जो साम्राज्य था वो उस पर उसका नियंत्रण धीरे धीरे ढीला होता जा रहा था। और क्या हो रहा था कि जो छोटे छोटे शासक थे वो लोग भी स्वतंत्र होने की फिराक में लगे हुए थे। ठीक है, तो इसी का लाभ लेकर, एक धार्मिक एक राजनीतिक का लाभ लेकर, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की नींव डाली। ठीक, तो शुंग वंश की नींव डाली। अब यही पीरियड है, हमको देखने की बात है। ये पीरियड अगर आप देखेंगे तो यही पीरियड है जिस समय विदेशी आक्रमण भी होते रहते हैं। ठीक है, ये लगभग मान लीजिए 200 बीसी, लगभग 187 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की थी। तो हम मोटा मोटा मान लेते हैं 200 बीसी। 200 बीसी से लेकर 200 एडी या 300 एडी तक इसको हम कालखंड मान सकते हैं। मौर्योत्तर काल का लगभग 500 वर्षों तक का शासन। ठीक है, तो होता क्या है कि इसी समय जब शुंग वंश की स्थापना होती है और उसी समय इसको कहा जाता है मौर्योत्तर काल। ठीक है, समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिए इसको तब हम आगे लेके चले। मौर्योत्तर काल में क्या होता है? 2 प्रकार की घटनाएं घटती हैं। 2 प्रकार की घटनाएं कैसे घटती हैं? एक ही इसी समय कई विदेशी आक्रमण होते हैं। जैसे हम लोगों ने जब मौर्य साम्राज्य का पतन पढ़ा था तो उसमें ये देखा था, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में मैंने देखा था कि कमजोर शासक, विदेशी आक्रमण और अधिकारियों का अति महत्वाकांक्षी होना, ये 3 चीजें हमने आपको बताई थी। तो इसी समय विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे, कई विदेशी आक्रमण हुए। इसी विदेशी जो आक्रमण हो रहे थे, इस समय ये विदेशी जब आक्रमण हुए तो ये आक्रमणकर्ता आक्रांता न होके यहीं आके अपना शासन भी करने लगते हैं। ठीक है, समझने वाली बात है। जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल आके यहाँ प्रशासन किए और दिल्ली सल्तनत में जो भी तुर्क आक्रमणकारी थे या अरब आक्रमणकारी थे वो भी आके यहाँ प्रशासन किए।
तो ऐसी ही सेम घटना घटती है लगभग 200 बीसी ईस्वी में, 200 बीसी में, कि जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे वो भारत पर आकर यहाँ पर शासन करते हैं। तो एक क्षेत्र लगभग पश्चिमोत्तर का क्षेत्र इनके कब्जे में आ जाता है। पश्चिमोत्तर में कुछ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मथुरा का क्षेत्र मान लीजिए। विदेशी आक्रमण होता है तो विदेशी राज्य होते हैं इसी समय, और फिर इसी समय देशी राज्य भी उदय होते हैं। देशी राज्यों में जैसे कि शुंग वंश आ जाएगा, शुंग के बाद कण्व वंश आ जाएगा, कण्व वंश के बाद सातवाहन आ जाएगा। उसी के समय सातवाहन के ही समय खारवेल, कलिंग में खारवेल का हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसका भी राज्य ये रहता है। तो ये जो काल है मौर्योत्तर काल, इसमें दो प्रकार के शासन पूरे भारतवर्ष में कहते हैं। क्योंकि पूरा जो मौर्य साम्राज्य था वो काफी विस्तृत था, लगभग अखिल भारतीय साम्राज्य वो स्थापित किया था। लेकिन मौर्योत्तर काल में राजनीतिक दृष्टि से इतना ज्यादा एकीकरण नहीं देखने को हमको मिलता है। तो इतना ज्यादा जब एकीकरण देखने को नहीं मिलता है तो कई छोटे छोटे राज्य जो जहां पर अपने प्रभुत्व का स्थापना कर पाया वो शासन करता है। और इसीलिए इसको, इस काल को बहुत से विद्वान जो होते हैं अंधकार युग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधकार युग कहते हैं या अंधकाल कहते हैं, या राजनीतिक रूप से विकेंद्रीकरण का काल कहते हैं। राजनीतिक रूप से विकेंद्रीकृत काल, ठीक है। तो कई नाम इसको मिलते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में आप उसको देखेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक रूप से जो मौर्य काल में राजनीतिक एकता और साम्राज्य का एकीकरण विदा केंद्रीय शासन के जो प्रभुत्व वहां पर दिखाई पड़ती है वो मौर्योत्तर काल में आकर कहीं न कहीं वो विशृंखल हो जाती है, टूट जाती है, वो कड़ियां समाप्त हो जाती हैं। उसका कारण ये रहता है कमजोर शासक, और कई शासक उसी में क्या कहते हैं बारी बारी से आते हैं और अपने अपने क्षेत्रों पर शासन करते हैं। तो ये इसका जो पहले का इतिहासकार हैं उन्होंने इसका वर्णन किया, तो ये राजनीतिक रूप से उतना महत्वपूर्ण काल नहीं। लेकिन अगर हम बात करें आर्थिक रूप से, बाद में मार्क्सवादी इतिहासकार वगैरह और राष्ट्रवाद को सबल्टन जो थे इतिहासकार, उन्होंने इसका अवलोकन किया तो ये देखा कि जो सोने की चिड़िया कही जाती है भारत को, आप सुनते होंगे सोने की चिड़िया, तो ये आप मानिए पूरे भारतवर्ष के कालखंड में आर्थिक रूप से जितना ये सशक्त काल था उतना कोई कालखंड आज तक नहीं हुआ। ठीक, आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न काल था। ठीक है, बहुत ही संपन्न काल था ये। मतलब यहाँ से ही भारत में से कुछ भी जाता था तो भारत में सोने चांदी का आवागमन निर्बाध होता था। ठीक है, तो भारत कुछ भी, मान लीजिए मिट्टी का बर्तन भी दे रहा है, मान लीजिए काली मिर्च भी दे रहा है, सूती वस्त्र भी दे रहा है, तो उसके बदले सोने चांदी का उसके पास भंडारण बढ़ता है, वो आता है। दूसरी चीज एक आप सुने होंगे सिल्क रूट। ठीक है, हम मोटा मोटे बैकग्राउंड पहले बता दे रहे हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। सिल्क रूट जो होता है, आज भी सिल्क रूट जो चाइना अफ्रीका तक ले जा रहा, तो ये जान लीजिए जो एशिया है, सिल्क रूट प्राचीन काल में एशिया में खासतौर पर चीन, भारत और कुल एशियाई देश, एशिया से होते हुए यूरोप और पश्चिम अफ्रीका तक जाता था। ये सिल्क रूट क्या होता था? जो चाइना का सिल्क था उसका यूरोप और अफ्रीका में काफी मांग थी, उसके बदले वहां सोने चांदी जवाहरात उनको वापस दिया जाता था। तो ये जो सिल्क रूट था ये पश्चिमोत्तर भारत से कर जाता था। जो उत्तरापथ मार्ग हम पढ़े हुए तक्षशिला वगैरह,
पश्चिमोत्तर भारत से हो जाता था। इसी सिल्क रूट पर कुषाणों का कब्जा था। कुषाणों का सिल्क रूट पर क्या था? कब्जा था। तो कुषाण क्या लेते थे? टोल टैक्स लेते थे, और भारी मात्रा में टोल टैक्स लेते थे दोनों तरफ से। उधर से व्यापारी आते थे चाइना, या चाइना से व्यापारी जाते थे यहाँ। तो ये टोल टैक्स जो मिलता था वो भी सोने और चांदी के रूप में ही मिलता था। ठीक है, तो आप जानिए कि जब इतने बड़े पैमाने पे आपका हींग नहीं लग रहा है, न फिटकरी लग रहा है, रंग चोखा आपका हो रहा है, मतलब आप केवल अपने जमीन का उपयोग करके कुछ व्यापार भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको अधिकतम माल मिल जा रहा है, सोने चांदी जवाहरात आपको प्राप्त हो जा रहे हैं। तो ये काल जो आप देखेंगे आर्थिक रूप से अभी तक का सबसे संपन्न काल रहा है, और उसका मेन कारण रहा है व्यापार तो रहा ही है, उससे बड़ा कारण रहा है सिल्क रूट पर कुषाणों का कब्जा। ठीक है, सिल्क रूट पर कुषाणों का कब्जा। जब हम लोग पढ़ाएंगे आपको, क्या पढ़ाएंगे? अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे, तो आपको बेहतर ढंग से बताएंगे। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि क्या पृष्ठभूमि रही है इसकी। पृष्ठभूमि यही रही है कि मौर्य साम्राज्य का अंत होता है, जो राजनीतिक केंद्रीकरण की स्थिति मौर्य काल में थी, यहाँ पर विशृंखल हो जाती है, टूट जाती है। वैसी अवस्था नहीं रहती। यहाँ देशी और विदेशी राज्यों के रूप में कई राज्य उभर कर आते हैं। लेकिन ये राजनीतिक एकीकरण का काल भले न रहा हो, लेकिन क्या कहते हैं, ये धार्मिक और आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न काल रहा है। और बाद में आप देखेंगे अधम छत्री वगैरह का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है, और हम आगे चल के आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है कि जो भी विदेशी राज्य यहाँ पर आते हैं, उनको एक दोयम दर्जे का छत्री बनाकर भारतीय समाज में शामिल कर लिया जाता है। जब समाज आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो यही लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व, जैसे 200 BC से तीसरी सदी ईस्वी तक हमने आपको बताया है। क्या है इसका कालखंड रहता है। कालखंड आप जान लीजिए, कालखंड 200 BC हमने बताया से 300 AD तक, लगभग 500 वर्षों तक का एक कालखंड रहता है। तो देखिए, इसी समय पहले हम आप बता देते हैं विदेशी राज्य कौन कौन से आते हैं। तो हमने आपको बताया था इंडो ग्रीक पहले शासक होते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। इसके बारे में भी मैंने बताया था, इंडो ग्रीक मेनांडर था। फिर इसके बाद जो आता है वो होता है इंडो ग्रीक के बाद शक। शकों को ही सीथियन कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद पहलव आते हैं। पल्लव मत समझ लीजिएगा, पहलव, इसको पार्थियन कहते हैं। फिर अंतिम जो आक्रमण होता है उसको कहते हैं कुषाण, और कुषाणों को अंग्रेजी में यूची कहते हैं। ठीक है, तो ये विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसा कि हमने बताया। इंडो ग्रीक को हिंद यूनानी, और फिर एक तरफ विदेशी राज्य, फिर देशी में शुंग, कण्व, सातवाहन, खारवेल, हाथीगुम्बा का आप ये जानिए। ठीक है, आइए राजनीति हम लोग करते हैं। पहले हम लोग करते हैं इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक का मतलब वही 100 वर्षों का शासन रहा है इनका। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 BC से लेकर 100 BC तक इनका शासन रहा। ठीक, इसमें जो प्रमुख शासक होते हैं वो होते हैं डेमेट्रियस एवं यूक्रेटाइडिस। जो सबसे प्रमुख शासक होता है वो मिलिंद या मीनांडर होता है। इसकी राजधानी साकल या सियालकोट, जो आपका पाकिस्तान वर्तमान में है, वहां इसकी राजधानी थी। पाकिस्तान भी तो पहले भारत का ही अंग था। ठीक है, फिर जो एंटियालकिड्स है ये हेलियोडोरस को विदिशा भेजता है, और हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की और स्वयं को वैष्णव कहा या परम भागवत धर्म में दीक्षित किया। ये महत्वपूर्ण इसका ये 2-3 चीज है। मीनांडर का ही एक जो हमने आपको बताया था जो रचना है मिलिंद पन्हो,
मीनांडर पर ही आधारित है। तो मिलिंद पन्हो क्या है, ये रचना किया था नागसेन ने, और नागसेन और मीनांडर की जो वार्तालाप थी वो है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है इसमें, और हेलियोडोरस वाला इम्पोर्टेंट है, विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है और अपने को परम भागवत धर्म में दीक्षित करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये चीज होती। फिर इसके बाद इसका योगदान क्या होता है, किसका, इन शासकों का। भारत में सर्वप्रथम जो सिक्के थे, पहले लेख युक्त नहीं थे, अब पहली बार लेख युक्त सिक्के जारी किए। ठीक है, लेख युक्त और स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन पहली बार इनको कहा जाता है, लेकिन विम किटफिशस का नाम इसमें आता है। लिखित सिक्के स्वर्ण मुद्रा विम किटफिशस जारी करता है। यूनानी कला का विकास करता है, जिसको हेलेनिस्टिक कहते हैं। फलित ज्योतिष जो होता है उसको लोकप्रिय किया गया, और रंगमंच पर यवनी का एक शब्द होता है जिसको पर्दा कहा जाता है, उसका आरंभ हुआ। तो ये हिंद यवन हो गए। इसके बाद आप आइए शकों का होता है। शक आते हैं इंडो ग्रीक के बाद, इंडो ग्रीक के बाद शक आते हैं, और इन्होंने ग्रीक के बाद अफगानिस्तान एवं पश्चिमी भारत, ठीक है, पश्चिमी तरफ शाखा सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका जो प्रमुख शासन थे, दो शासक थे, नाहपान और चस्टन, और उसके बाद रुद्रदामन प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसी का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें क्या कहते हैं, झील, सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है। इसमें अशोक का उल्लेख मिलता है जूनागढ़ में, सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का वर्णन मिलता है, सातवाहनों से संघर्ष एवं वैवाहिक संबंध का बात मिलता है, इसमें सारी चीजें होती हैं। फिर पार्थियन में वही पहलव में इनका जो था ईरान, अफगानिस्तान, फिर उत्तरी पश्चिमी भारत में बता रहा हूँ। गोंडो फर्नीस प्रमुख शासक होता है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है, एक होते हैं सेंट थॉमस, इनकी भारत यात्रा होती है इस समय। ठीक है, सेंट थॉमस की भारत यात्रा होती है। तो ये महत्वपूर्ण होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है। और यहाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रुद्रदामन है, कई बार पूछा गया है। या पूछ सकता है चस्टन किस वंश का शासक था। जो विदेशी शासक थे उसमें जो सबसे प्रमुख शासन वंश था वो कुषाण वंश था। आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो कुषाण, कुछ लोग इसको चाइना का भी बताते हैं। कुषाण यूची जात के थे, कुछ लोग मध्य एशिया से भी बताते हैं। इन्हों तुखार भी कहा जाता था। इनका जो शासन काल था वो पहली से तीसरी सदी ईस्वी, मतलब 100 AD से लेकर 300 AD तक इनका शासन था। ऑक्सस, सिंधु एवं गंगा नदी घाटी तथा रेशम मार्ग, जो मैं सिल्क रूट की बात कर रहा हूँ, इनका नियंत्रण इस पर स्थापित था। इसका जो प्रथम शासक होता है वो कुजुल कटफिशस है। भारत में कुषाण शासक का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विभिन्न यूची कबीलों का एकीकरण करता है। काबुल मतलब अफगानिस्तान, गांधार, वही कंधार को गांधार कहा गया है, पर अधिकार इंडो ग्रीक शासन का ये लोग अंत करते हैं। ठीक है, ये फिर कुजुल का उत्तराधिकारी विमखटिस। भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रथम बार प्रचलन, या कह सकते हैं बड़े पैमाने पर प्रचलन एवं रोमन व्यापार को प्रोत्साहित करता है। इसके सिक्कों पर शिव एवं नंदी की आकृति है, कई बार पूछा गया है। तो विम कटफिशस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक होता है वो कुषाण होता है। ठीक है, कनिष्क होता है कुषाण वंश का, और कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क इसी वंश का था। इसकी दो राजधानियां थी, एक पुरुषपुर पेशावर मतलब पाकिस्तान, और एक राजनीतिक या आर्थिक रूप से इसकी राजधानी मथुरा, उत्तर प्रदेश जो वर्तमान है दिल्ली के पास मथुरा। इसने कनिष्कपुर की स्थापना की थी कश्मीर में, और सिरकप मतलब तक्षशिला का इसने विकास किया था। और
धर्म एवं कला की बात करें तो शक संवत का इसने क्या किया था, प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कई बार पूछा है। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन करता है कुंडलवन और कश्मीर में। महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण ये करता है। गांधार एवं मथुरा कला का संरक्षण भी ये देता है। ठीक है, हम कला जब पढ़ाएंगे मथुरा और गांधार तो उसमें विस्तार पूर्वक आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, कई चीजें हैं। उससे भी ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ है, ये अगर आप जान लिए तो आपका कई सवाल सही हो जाएगा। इसके काल में अश्वघोष रहते हैं जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की, सौंदरानंद की रचना की और सारिपुत्र प्रकरण। चरक आयुर्वेद के से संबंधित है, चरक संहिता की रचना करते हैं। वसुमित्र भी रहते हैं इसमें। वसुमित्र कौन रहते हैं, चतुर्बौध संगीत के अध्यक्ष रहते हैं। नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक जो होते हैं, और पार्स 1 2 3 4 5 विद्वानों का ये संरक्षक रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको याद कर लीजिए। फिर इसके उत्तराधिकारी होते हैं, फिर मथुरा क्षेत्र का विकास करते हैं, अनेक प्रकार के सिक्के जारी करते हैं। वासुदेव होता है अंतिम महान कुषाण शासक होता है। शैव धर्म का संरक्षण ही करता है वासुदेव। कुषाणों की कुछ विशेषताएं हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। ये जो कुषाण थे इन्होंने देवपुत्र की उपाधि डाली, मतलब अपने को देवताओं का पुत्र माना और अपने को, जिसको कहते हैं दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो होता है उससे अपने को जोड़कर ये मान्यता प्रदान करते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिक्के प्राचीन भारत के कुषाणों ने ही जारी किए। कुषाणों की स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, और खास बात यह है कि गुप्त काल में भी जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसको भी दीनार कहते हैं। ठीक है, कुषाण और दोनों। घुड़सवारी को लोकप्रिय बनाया इन्होंने। फिर लंबे कोट, पगड़ी, कुर्ता पैजामा एवं चमड़े के जूते का प्रचार किया। ये देखिए ऐसे ही टोटीदार बर्तन एवं खपरों का प्रचलन किया। दूसरा रेशम मार्ग देखिए, ये चाइना से होके जा रहा है अफ्रीका तक। ठीक है, रेशम मार्ग पर मजबूत नियंत्रण। रेशम मार्ग के माध्यम से भारत, रोम, चीन व्यापार का व्यापक विस्तार किया और बहुत ज्यादा आर्थिक मुनाफा कमाया। तो आज यहीं रहने देते हैं, कल हम लोग देशी राज्यों की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था पे, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चूंकि मैंने इसको बता दिया था, सारी चीजें आपको बैकग्राउंड में बता दिए, समझा दिए, उसको आप 10 मिनट अगर देखते हैं तो आपकी समस्त चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग कल।